प्यारे बच्चों नमस्कार। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि एकेटीयू जो मैथ्स 4 एंड मैथ्स 5 बीएस कोड 403 एंड 404 के जो एग्जाम अभी अपकमिंग एग्जामिनेशंस है उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमको दे दीजिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है प्रीवियस ईयर बेस्ड और कुछ अपने से उसमें प्रिपेयर किया है। फंडामेंटली है, कुछ टॉपिक्स अगर छूट गए होंगे तो उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करने का प्रयास करेंगे और आप वो पहले इन सभी क्वेश्चंस को लगाइए, फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है फिर आप बुक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे फंडामेंटल बेस क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से कर लीजिएगा। डजेंट मैटर। तो देखिए सबसे पहले आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर पढ़ेंगे। जो आपका दे रहा है कि सिंपली कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ऑफ विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे क्योंकि दो नंबर वाले पार्ट पार्ट होते हैं, दो नंबर्स का ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। और आप एक और क्वेश्चन इसमें एक टॉपिक छूटा हुआ है एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड, इसको जरूर पढ़ लेंगे। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का टॉपिक है, पढ़ेंगे आप, दैट इज इम्पोर्टेंट। और ये क्या है, रैंडम वेरिएबल्स फॉलोइंग, तो वैल्यू ऑफ के और इसको इस तरह टाइप का क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। सम ऑफ, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है, तो के की वैल्यूज आप आराम से फाइंड आउट कर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, तो P0 P1 P2 मतलब ये जो के देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल के होगा, ठीक है। तो इन सबको आप करके ट्राई कर सकते हैं। ये दो टॉपिक्स हो गए और ये तीन, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी, और छोटे छोटे जो पार्ट है वो तो अलग मैटर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, कह रहा है कि जो आपके पास है बी लिखा हुआ है 8n, तो बी, जब बी का मतलब होता है बायनोमियल्स, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको कंपेयर करना होगा। एन पी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। बायनोमियल्स को किससे कंपेयर किया जाता है, एन पी से, तो एन आपका 8 हो जाएगा, पी 1/4, और भी आपका आगे फाइंड आउट हो उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एन का मतलब यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एन को हमेशा लिखते हैं म्यू सिग्मा स्क्वायर है, ये ध्यान रखना। सिर्फ लिखते हैं म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो म्यू का मतलब मीन, सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो म्यू सिग्मा स्क्वायर है, इसकी वैल्यूज को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल है और कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड कर लिए। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये डैश वाला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे 4/6 हो सकता है, 5/6 होता है, जो भी है, बट ये डैश का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फैमिलीज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फैमिली के 8000 यहाँ फैमिली लिखे, बट डिफरेंट भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमको जरूर क्या होते हैं, एन पी और क्यू की जरूरत होती है, ठीक है। और बाकी के फार्मूले में आप पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एज्यूम द प्रोबेबिलिटी बॉयज एंड गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स होती है, मतलब अगर स्टूडेंट्स आपका कोई उसका जन्म हो रहा है तो उसमें बॉयज या गर्ल्स हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल है, मतलब 1/2 और 1/2 हो सकती है, ठीक है। हियर 7 नंबर्स, 10% डिफेक्टिव मशीन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। डिफेक्टिव जो बल्ब है, डिफेक्टिव मशीन कुछ भी हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 10% है, 20% है, 30% है, इस तरह के अगर वर्कआउट्स हैं, आपको क्या करना है, उस टाइम पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को लगाना है। सारी बात, आपको ये एक बायनोमियल टॉपिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला आपको सभी को पता है, उसमें सिर्फ करना है। 10% डिफेक्टिव है तो पी की वैल्यू यहाँ पे 1/10 हो सकती है, और दैट इज हियर P/100, और 10/100 कर सकते हो आप, तो दैट इज द 1/10। फिर इसी तरह क्यू निकाल लेंगे तो आपका फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन लगानी है, नन, एटलीस्ट, एट मोस्ट। नन क्या होता है, जीरो, कोई भी नहीं है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 होना चाहिए, उससे अधिक बहुत सारे हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम 1 माइनस पी वाले कंसेप्ट को सॉल्व करते हैं। और एट मोस्ट अधिक से अधिक दो, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेप्ट है, इसको आप अप्लाई करो और सिंप्लीफाई करने का प्रयास करिए, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये पेज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज दैट 600 पेजेस, द सर्टेन 40 प्रिंटिंग मिस्टेक्स, या जो भी है प्रिंटिंग मिस्टेक्स वाले पार्ट हैं आपको, तो ध्यान रखना है आपको वर्कआउट से कैसे। क्वेश्चन में हमको जरूरत क्या होती है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा को निकालना, लैम्डा जैसे पी निकाल लेंगे तो लैम्डा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एन पी।
इस टारगेट को याद रखिए और फिर बहुत आसान सा केएलसी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में आप इसको कर पाते हो। समझ में आ रही बात आपको? डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक्सप्लेन द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत छोटा सा है, बस का पार्ट है। इसमें एक आप इसका जो बेसिक है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का आप पढ़ लीजिएगा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें आपका पी स्मॉल होता है, ठीक है, पी क्या होता है, स्मॉल होता है, और एन क्या होता है आपका, लार्ज होता है। सही बात। इसको प्रूफ को जरूर पढ़ लीजिएगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले के। 10 है, वायरलेस आर द मैन्युफैक्चर विथ 25 शोल्डर ज्वाइंट्स, एवरेज वन ज्वाइंट 500। तो ये इस तरह का है, 8 जैसा और 10 जैसा ही है आपका। ठीक है, हाउ मेनी सेट कैंस एक्सपेक्टेड फ्री डिफेक्टिव्स इनटू कंसाइनमेंट। फ्री डिफेक्टिव्स का मतलब ही होता है आपका क्या, फ्री डिफेक्टिव्स का मतलब होता है जीरो। ठीक है, फ्री डिफेक्टिव मतलब एन आर की वैल्यू जीरो होगी उस केसेस में। दूसरा 11 नंबर्स की बात करते हैं, तो 11 नंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर जैसे हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिया था वहां पे बेटा क्या था, 2% और 10%, यहाँ पे 2% है। तो 2% अगर डिफेक्टिव आपको दिख रहा है तो उस केसेस में आपको बहुत ध्यान से इस पैटर्न को समझना है। यदि ये 2% है तो कौन सा मेथड लगाएंगे, तो 2% का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे तो 2/100 हो जाएगा, मतलब ये होगा 0.02। तो पी का मान बहुत छोटा है, तो पॉइसन तभी लगता है जब पी का मान हमारा क्या हो, बहुत ही छोटा हो। इस केसेस में हम लोग इसको लगाने में सफल हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, इस पॉइंट्स को समझिए आप। सारी बात, तो ये बहुत बेसिक से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं और क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉइंट आउट आपको अपने से समझना है और हर एक पार्ट को समझना है। ऐसा नहीं कि बस एक छोटा सा पार्ट हम लोगों ने कर लिया तो वर्कआउट हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हर एक पॉइंट को समझिए और क्वेश्चंस को करना है। तो जैसे 2% कह रहा है, 2% है तो 2% वाले क्वेश्चंस को ऑलरेडी आपको बेसिकली हैंडल करना होगा अपने हिसाब से और फिर उससे फोकस आउट करना। 2% है, दैट इज इम्पोर्टेंट। पी का मान बहुत छोटा है, इट मीन्स यहाँ पे पॉइसन लगा। बायनॉमियल लगाएंगे तो बट बहुत टाइम में आएगा और एरर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर कम है, बहुत छोटा छोटा है, आप उस पर कर सकते हो पॉइसन को लगा। अगर यहीं 20% लिखा होता तो 20% का मतलब होता 0.2, तो इतनी छोटी क्वांटिटीज नहीं है एज कम्पेयर टू 0.02। यहाँ पे आप बाना मिला। तो अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, द डेली वेजेस ऑफ 2000 वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के रेंज वाले क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायरेक्टली इसके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कंपेयर करके आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली इसको कंपेयर करना है तो क्या होता है, 1/σ/2 पाई और फिर ई पावर माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर/2। इसे कंपेयर करके आप जो भी वैल्यू फाइंड करते हैं म्यू सिग्मा फाइंड कर सकते हैं। द लाइफ ऑफ आर्मी शूज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड 8 मंथ इन स्टैंडर्ड डेविएशन 2 पे 12 मंथ होगा समथिंग, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, सही है। और समथिंग, और फिर ये इस तरह के बायनॉमियल्स लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस जो है, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी एक्स स्टैटिक्स, और ये जैसे बायनॉमियल का दे दिया है, इसी तरह आपका क्वेश्चन में आ जाता है क्वेश्चंस कि आप उसको कैलकुलेट करो और लैम्डा का मान निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशंस और मतलब जो होता है वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एंड जो वेरिएंस होते हैं इक्वल्स होते हैं, और ये नॉर्मली लैम्डा के ही बराबर होता है, इक्वल होते हैं। और नॉर्मली इसकी वैल्यू किसकी होती है, लैम्डा के इक्वल्स होती है। इस पॉइंट को समझिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, एक एक करके, और इसी तरह पे होंगे तो इनको आप कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, आइए इसको देखते हैं थोड़ा। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, लोगों ने यूनिट नंबर 4 कर लिया। ये यूनिट नंबर जो है आपका टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अगर करें तो BS40 है, तो इसमें ये नंबर 5 है इनका, देखिएगा। कोड BS403 है, ठीक है, 403, जो मतलब AG और बायोटेक कुछ करके जो स्टूडेंट्स होते हैं BS403 अगर पढ़ रहे हैं तो ये यूनिट 5 होगा। ठीक है, क्रिटिकल रीजंस क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल्स क्या है, ये सब के बारे में छोटा छोटा आपको कर लेना है।
ब्लॉक डायग्राम्स जो एक मैंने काई स्क्वायर टेस्ट का लिख दिया, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होता है C-1 या R-1 जब ब्लॉक हो, अदरवाइज फिर आपका N-1 रेशियो फॉर्म हो या फिर आपका कॉमन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हो, तो उस केसेस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ये N-1 और समथिंग। ये बहुत बेसिक से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद आप टी टेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट, ठीक है, टी टेस्ट जो है, अगर हम बीएस की बात करेंगे तो टी टेस्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और अगर एजी या बायोटेक के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो ऊपर ये यूनिट नंबर 4 की बात होती है। टेस्ट में आपका ये टेस्ट जो है 2 ग्रुप्स का प्रॉब्लम है। सैंपल ग्रुप, सैंपल ग्रुप के लिए आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, फार्मूला आप बुक से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम्स है, जिससे लैंग्वेज वाले वन सिंपल ग्रुप का लैंग्वेज का प्रॉब्लम्स होता है। और फिर यहाँ पर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टू सैंपल ग्रुप का है, बट डेटा नहीं दिया है, डायरेक्ट उनकी वैल्यूज दी हुई है, उसके हिसाब से यहाँ पे इसको हैंडल करना है। ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप इसको भी जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन सैंपल ग्रुप्स का है बट एंड फॉल्स है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, दैट इज द बेसिक्स का प्रॉब्लम्स है बहुत। आई स्क्वायर टेस्ट, आई स्क्वायर टेस्ट जो होता है बहुत बेसिक है और इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन आपका टी टेस्ट पे बनेगा, एक काई स्क्वायर टेस्ट पे बनने वाला। ठीक है, समझ में आ रही बात, किस है काई स्क्वायर। तो पहला ही क्वेश्चन लिया है, ये दिस इज द फिट ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग डेटा एंड टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। एक वर्ड आया है यहाँ पे, गुडनेस ऑफ फिट। तो गुडनेस ऑफ फिट जो होता है, गुडनेस ऑफ फिट, ध्यान रखिएगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट। गुडनेस ऑफ फिट, जो गुडनेस ऑफ फिट जो होता है वो हमेशा कहाँ आता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस में, सॉरी काई स्क्वायर टेस्ट में आता है। गुडनेस ऑफ फिट का जो वर्क होता है ना मिस्टर, वहाँ पे आता है गुडनेस ऑफ फिट काई स्क्वायर टेस्ट का। तो काई स्क्वायर टेस्ट है यहाँ पे, पहले तो आपको क्या निकालना होगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी। उसके बाद फिर आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे और एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी ही आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होगी। इस पॉइंट को आप समझिए, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी ही क्या होगी, आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होगी। इसके बाद आप टेबल बनाइए और कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, ऑलरेडी इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा वीडियोस। ये रेशियो वाले क्वेश्चंस है, तो रेशियो वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो रेशियो वाले क्वेश्चंस को देखिए। ऑलरेडी ये दोनों से क्वेश्चन सेम ही हो गए हैं, तो एक ही करना है आपको। और फिर ब्लॉक वाले क्वेश्चंस आ गए, जिससे ब्लॉक वाले क्वेश्चंस, तो और कॉमन फ्रीक्वेंसीज का कोई बहुत इजी था, कॉमन फ्रीक्वेंसीज पर ज़्यादा फोकस नहीं करनी है आपको बस, बट आपको ध्यान रखना है वर्कआउट्स हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि हम इस पर फोकस कर सकें। सारी बात आपको ये ध्यान रखना आपको, कॉमन फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये हो गया। बाकी अब जो एजी 5 वाले उनको एनोवा के इम्पोर्टेंट है और जेड टेस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उनसे जेड टेस्ट ये पढ़ सकते हैं। और जो 404 वाले कोर्स होंगे, एनोवा भी इम्पोर्टेंट होता है, तो एनोवा को आप जरूर पढ़ें। अब कंट्रोल चार्ट्स, तो कंट्रोल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आपको इससे भी मिल जाता है। कंट्रोल चार्ट में आपको पढ़ लेना है, कंट्रोल चार्ट में क्या क्या पढ़ना है बेटा, मीन चार्ट और रेंज चार्ट पढ़ लेना है बस, और फिर उसके बाद पी और एनपी चार्ट को पढ़ना। बहुत बेसिक से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इसको कि आप पढ़ करके हैंडल कर सकते। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करो। अगर आप जो कोई डाउट्स होगा तो जरूर करिएगा। ठीक है, और एनपी चार्ट और पी चार्ट के बीच डिफरेंसेस को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, पी चार्ट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मे बी पी चार्ट की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आप उसको पी चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको जरूर अंडरस्टूड करिए। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अपने अब ये प्योर आपका BS का कोड होगा, जिसको कि हम करेंगे यहाँ। ठीक है, BS 403 का कोड होगा, जिसको कि हम लोग यहाँ पर करने का प्रयास करने समझेंगे कि BS 403 में क्या करना है। यूनिट 3 जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है, देखिए इसमें आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट और उसके रेंज को आपको पढ़ लेना। फार्मूला जो होता है वेरिएंस और फिर उसके बाद सिग्मा एक्स सिग्मा पाई वाला पार्ट है, दैट इज द छोटे नंबर। नॉर्मल इक्वेशंस कैसे राइट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक छोटा क्वेश्चन आपके लिए बनता है। नॉर्मल इक्वेशंस को जरूर राइट अप करना सीखिएगा।
नॉर्मल इक्वेशंस कैसे राइट करते हैं। फर्स्ट 4 मोमेंट्स जो सेंट्रल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, बीटा 1 बीटा 2 के बारे में आपको जरूर एक्सप्लेन करना है। बीटा 1 बीटा 2 मतलब जो स्क्यूनेस है, कुर्टोसिस है, और उसमें बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यूज जब आती है तो उसमें आपको देखना है प्लेटी है या फिर अंदर जो भी पार्ट आपका है मेसो है, ये रूल्स लिखवाए गए हैं तो उनको आप समझ। लिस्ट स्क्वायर मेथड इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। लिस्ट स्क्वायर मेथड y इक्वल टू या फिर स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इनको जरूर पढ़िए। लिस्ट स्क्वायर मेथड बहुत ही होता है। और स्टैटिक्स वाले पार्ट तो ये जरूर आपको पढ़ना है। एक आपको सेंट्रल मोमेंट और ये एक आपको क्वेश्चन लिस्ट स्क्वायर आपको टोटली नंबर्स देके जाएंगे। रिग्रेशन ऑफ लाइन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो रिग्रेशन ऑफ लाइन को जरूर आप पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस को दे दिया है बट और क्वेश्चंस आप कर सकते हो। फर्स्ट 4 मोमेंट्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, और फिर यहाँ पे आपका रिग्रेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, मैं आ रही बात आपको बेसिक प्रॉब्लम्स हैं छोटे छोटे, जिनको कि आपको अंडरस्टूड करना है और सिंप्लीफाई करने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस वाले पार्ट में आंसर्स। ये एक रिग्रेशन ऑफ लाइन का फार्मूला प्रूफ है। अगर आप थीटा एक्यूट एंगल्स है तो उस केसेस में आपको ये गिवन डेटा के अनुसार कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिया है डेटा में, और फिर यहाँ पे कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द मीन। क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है, और मुझे लगता है आई थिंक कुछ मिसिंग हो गया इसमें हमारा, ये इसकी वैल्यूज मिस हो गई है, तो बट ध्यान रखिएगा वैल्यू शायद miss हुआ है। इस वैल्यू को जरूर पढ़ लीजिएगा। इस टाइप ऑफ यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसीज का टेबल्स है ना, मिस हो गया, इस के टेबल्स को आप जरूर यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, और फिर आगे कैलकुलेशंस को वर्कआउट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसको देखते हैं हम लोग। इस टाइप का क्वेश्चन अंदर है, कोशिश की है मैंने फंडामेंटली आपको समझा सकूं और वर्कआउट हो सके यहाँ पर। सारी बात, अब आते हैं दिस इज द अगला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का हमारा जो सेक्शंस है उसको समझते हैं। यूनिट नंबर 1 एंड 2 वाले जो पार्ट है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 3 हमने कर लिया, यूनिट 4 एंड 5 वन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फॉर्मेशन जरूर पढ़ना आपको, 1 वेरिएबल्स का, 2 वेरिएबल्स का और समथिंग। तो फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्फीयर लैम्डा सेंटर इन द xy प्लेन्स। सिंपल xy प्लेन में z की वैल्यू होती है तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस i माइनस k का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, और फिर इसको आप h कैलकुलेट करें। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल वन फंक्शन है, वन फंक्शन का इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पी स्क्वायर एक्स और समथिंग। सॉल्व दिस, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने कर लिया है, छोटा क्वेश्चंस है, बट और भी क्वेश्चंस आप अपने बुक से थोड़ा देख लीजिएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, और जिससे आप वर्क कर सको क्वेश्चंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का। फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ डी स्क्वायर 3d और समथिंग, और ऑल डी स्क्वायर प्लस 2d और वाई cos x, या फिर एड अनदर होंगे और भी है इसमें, देखिए बस छोटा सा मैंने 1-2 पार्ट्स लेने का प्रयास किया है, और इस तरह से इन सब क्वेश्चंस को करना है। ये आपके पास है, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सब क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, एप्लीकेशन में आपको पहला क्लासिफिकेशन को जरूर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है एस स्क्वायर माइनस 4RT, और इसी में आपको देखना है कि पैराबोला ग्रेटर देन है और लेस देन है और फिर इक्वल टू है तो क्या होता है। अगर है तो ये पैरा हो जाता है, यहाँ पे इलिप्टिक है, और यहाँ क्या है, हाइपर है। ठीक है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। होमोजेनियस रॉड वाला है वेव, जो ये आपका क्या कहते हैं, हीट इक्वेशंस है। हीट वाले प्रॉब्लम्स पढ़ना, हीट इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल है यहाँ पे, दैट इज इम्पोर्टेंट। समझ रहे हैं आप इस इक्वेशंस के इम्पोर्टेंस को, तो बहुत फंडामेंटल है। ये आपका पैराबोला जो आपका लाप्लास इक्वेशंस है, और लाप्लास इक्वेशंस ऑलरेडी आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत बेसिक से प्रॉब्लम्स होते हैं। ये आपका मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, स्टूडेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे इसको हैंडल करना है। यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन। वेव इक्वेशन, ये आप देखिए वेव इक्वेशन है, स्ट्रिंग का प्रॉब्लम्स है, तो दैट इज द वेव इक्वेशन, और बहुत सभी फेमस प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, एल के जगह ऑल इज द फेमस प्रॉब्लम। ठीक है, अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है लाप्लास इक्वेशंस का, और दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। आप ये आपका फोरियर का प्रॉब्लम्स है,
फूरियर ट्रांसफॉर्म से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जनरल जो कंसेप्ट है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी यहाँ पे ड्राइव कर लिए। और भी अगर कोई क्यूरीज है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकूँ और सॉल्व करने का प्रयास कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट, पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।